सोचो, एक सुनसान आइलैंड है, कोई ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान जो समय के साथ भुला दिया गया है। ये कोई हरा भरा जंगल नहीं, लेकिन एक कंक्रीट जंगल है जो समुद्र में डूब गया है। यहाँ की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं और समुद्र की लहरें इन पर अपना अधिकार जमा चुकी हैं। ये है हाशिमा आइलैंड, जिसे गुनकनजिमा बैटलशिप आइलैंड भी कहते हैं। ये नाम इसे इसकी आकार की वजह से मिला है, जो एक युद्धपोत की तरह दिखता है। एक समय पे हजारों लोगों का घर अब ये खाली पड़ा है। कभी यहाँ की गलियां लोगों की चहल पहल से भरी रहती थीं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ खामोशी है। टूटती इमारतें, सुनसान सड़कें, एक भूतिया शहर जिस पर कुदरत ने फिर से कब्जा कर लिया है। यहाँ की हर दीवार, हर गली एक कहानी कहती है, एक समय की जब यहाँ जीवन था। इस आइलैंड की कहानी इंडस्ट्रियल एम्बिशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की एक पावरफुल रिमाइंडर है। यहाँ कभी कोयले की खदानें थीं, जो जापान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, यहाँ की खदानें बंद हो गईं और लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। अब यहाँ सिर्फ जंग लगी मशीनें और उगाई वनस्पतियां बची हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि कैसे मानव की महत्वाकांक्षाएं कभी कभी प्रकृति के सामने टिक नहीं पाती। हाशिमा आइलैंड अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां लोग इस भूतिया शहर की कहानियां सुनने और इसके खंडहरों को देखने आते हैं। ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और कैसे प्रकृति अंत में अपना अधिकार जमा लेती है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस जगह की भूतिया सुंदरता को निहारते हैं और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। हाशिमा आइलैंड एक रिमाइंडर है कि कैसे समय और प्रकृति मिलकर किसी भी स्थान को बदल सकते हैं। 1800s के आखिर में जापान को कोल की सख्त जरूरत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते एनर्जी की डिमांड भी आरेच रही थी। कोल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स था। जापान के पास अपने रिसोर्सेज कम थे, इसलिए उन्हें नए सोर्सेज की तलाश थी। हाशिमा के पास लहरों के नीचे ब्लैक गोल्ड का खजाना छुपा था। यह आइलैंड, जो पहले एक छोटा सा रॉक था, अब एक महत्वपूर्ण माइनिंग साइट बनने वाला था। ओशन वेव्स के नीचे छुपे इस खजाने को निकालने के लिए बहुत मेहनत और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। मित्सुबिशी ने 1890 में इस आइलैंड को खरीद लिया। उनकी नजर इस ब्लैक गोल्ड पर थी। मित्सुबिशी, जो उस समय एक उभरती हुई कंपनी थी, ने इस आइलैंड को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखा। उन्होंने यहाँ माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। काम के लालच में माइनर्स हाशिमा आने लगे। आइलैंड बदलने लगा। माइनर्स और उनके परिवार यहाँ बसने लगे। यह आइलैंड अब एक बस्लिंग कम्युनिटी में बदल रहा था। माइनर्स की मेहनत और डेडिकेशन ने इस जगह को एक नया रूप दिया। कंक्रीट की इमारतें बनने लगी, जहां भर्ती वर्कफोर्स और उनके परिवार रहने लगे। यह इमारतें उस समय की मॉडर्न आर्किटेक्चर का उदाहरण थी। यहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी बनाई गई, ताकि वर्कर्स और उनके परिवारों को एक बेहतर जीवन मिल सके। हाशिमा एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनता जा रहा है। यहाँ की माइनिंग ऑपरेशंस ने जापान की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। यह आइलैंड अब सिर्फ एक माइनिंग साइट नहीं, बल्कि एक सिंबल ऑफ प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन बन चुका था। 1950s तक हाशिमा अपने पीक पर था। 5000 से ज्यादा लोग इस छोटे से आइलैंड पर रहते थे। ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह थी। स्कूल्स, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि सिनेमा, हाशिमा में सब कुछ था। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। जगह कम थी, लोग तंग जगहों में रहते थे। ये आइलैंड इंसानी रेजिलियंस का एक मॉन्यूमेंट था, लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। 1960s बदलाव लेकर आया। जापान कोल से पेट्रोलियम की तरफ बढ़ने लगा। कोल की डिमांड कम होने लगी। देश भर में माइंस बंद होने लगे। हाशिमा की किस्मत भी यही थी। 1974 में मित्सुबिशी ने माइन बंद कर दी। आइलैंड की लाइफ ब्लड खत्म हो गई। लोगों को जाने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कभी न सोने वाला घर अब एक भूतिया खाली खोल बन गया। सेक्शन 5, जुंग केई साये। हाशिमा के इतिहास में एक काला सच छुपा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फोर्स्ड लेबरर्स, ज्यादातर कोरियन और चाइनीज, को इस आइलैंड पर लाया गया था। उनसे जबरदस्ती माइंस में काम कराया जाता था। उन्हें बहुत बुरा हालत में रहना पड़ता था। कई लोग मर गए। ये डार्क चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन की ह्यूमन कॉस्ट की एक कड़वी याद दिलाता है। सेक्शन 6,
कुदरत ने फिर से अपना लिया। कई दशकों तक हाशिमा वीरान पड़ा रहा। ये एक समय बस्टलिंग कोल माइनिंग हब था, लेकिन समय के साथ ये पूरी तरह से डिजर्टेड हो गया। टाइफून्स ने इसके कंक्रीट स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। तेज हवाओं और भारी बारिश ने बिल्डिंग्स को कमजोर कर दिया, जिससे वे धीरे धीरे क्रम्बल होने लगे। कुदरत ने इस आइलैंड को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पौधे और पेड़ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स के बीच उगने लगे और हरियाली ने पूरे आइलैंड को घेर लिया। फुटपाथ की दरारों से पौधे उगने लगे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां कंक्रीट और स्टील के बीच से जीवन ने अपनी जगह बना ली। समुद्र, जिसे कभी रोका गया था, अब आइलैंड के किनारों को खाने लगा था। लहरें लगातार किनारों को काटती रहीं, जिससे इरोजन बढ़ता गया। हाशिमा भूली हुई इंडस्ट्री का एक हॉन्टिंग सिंबल बन गया, जो कुदरत की ताकत की याद दिलाता है। ये एक रिमाइंडर है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, प्रकृति हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। पुराने मशीनरी और इक्विपमेंट अब जंग खा चुके हैं और उन पर बेलें और काई उगाई है। ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, जो दिखाता है कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही है। यह आइलैंड अब एक सैंक्चुअरी बन गया है, जहां प्रकृति ने फिर से अपनी जगह बना ली है। सूर्यास्त के समय हाशिमा एक शांत और सीरीन दृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक रिमाइंडर है कि प्रकृति की शक्ति और सुंदरता कभी भी अंडर एस्टिमेटेड नहीं की जानी चाहिए। आज हाशिमा पूरी तरह से कुदरत द्वारा रिक्लेम किया जा चुका है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे समय के साथ प्रकृति हर चीज पर विजय प्राप्त कर लेती है। सेक्शन 7, एटिट की एक झलक। हाल के सालों में हाशिमा एक बार फिर से सामने आया है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, अब यह टूरिस्ट्स के लिए खुला है। विजिटर्स इसकी टूटती सड़कों पर चल सकते हैं, खंडहरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक सोबरिंग एक्सपीरियंस है, एक खोई हुई दुनिया की एक झलक। हाशिमा की कहानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन रेजिलियंस और नेचर की ताकत पर रिफ्लेक्शन करने पर मजबूर करती है। सेक्शन 8, हाशिमा का अनिश्चित फ्यूचर। हाशिमा आइलैंड एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। इसका फ्यूचर अनिश्चित है। प्रिजर्वेशन की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस हैं। क्या ये कंक्रीट का भूतिया जहाज वापस समुद्र में समा जाएगा, या हम इसके पास्ट से कुछ सीख सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी आगे बढ़ती रहे? ये तो वक्त ही बताएगा।